प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। मैं संदीप कुमार आर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, गवर्नमेंट कॉलेज बेगू, आपके लिए आज लेके आया हूँ बीएससी फर्स्ट ईयर में पेपर सेकंड में माइकोप्लाज्मा नामक टॉपिक। माइकोप्लाज्मा जो होते हैं विद्यार्थियों, उनका अध्ययन हम जो कवक हैं यानी माइक्रोबायोलॉजी, जीवाणु बैक्टीरिया हैं, इनके साथ हम करते हैं। माइकोप्लाज्मा भी एक प्रकार से बैक्टीरिया वर्ग के ही सूक्ष्म जीव हैं और ये जीवों में पादपों में अनेक रोग फैलाते हैं। माइकोप्लाज्मा जो टॉपिक है, इसके बारे में हम दो पार्ट में अध्ययन करेंगे। आज पहला पार्ट है जिसमें इसके सामान्य लक्षण, इसका वर्गीकरण इत्यादि के बारे में हम अध्ययन करेंगे और अगले पार्ट में इसकी संरचना और ये कौन कौन से रोग पादप और जंतुओं में फैलाते हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए विद्यार्थियों जानते हैं माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा एक अत्यधिक बहुआकृतिक प्ल्यूमॉर्फिक जीवाणु समूह का सूक्ष्म जीव है। सर्वप्रथम लुईस पाश्चर ने 19वीं शताब्दी में देखा कि पशुओं में गो प्लूरोनिमोनिया यानी बोवाइन प्लूरोनिमोनिया रोग सूक्ष्म जीव कारकों द्वारा होता है, परंतु वह उनको संवर्धन माध्यम पर वियुक्त नहीं कर सके। यानी ये पॉलीमॉर्फिक है, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। और निश्चित आकृति विद्यार्थियों क्यों नहीं होती, हम आगे पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है और इसी कारण से ये अपनी आकृति बदलते रहते हैं। इसलिए इसे पादप जगत या सूक्ष्म जीव जगत का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि एक निश्चित आकृति इसमें नहीं होती। नोकार्ड एवं रॉक्स इन्हें संवर्धन माध्यम पर वियुक्त करने में सफल रहे। इस समूह का सर्वप्रथम ज्ञात सदस्य माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस गो प्लूरोनिमोनिया रोग फैलाता है, अतः इन्हें प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव या पीपीएलओ समूह के नाम से भी जाना जाता है। यानी माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ यानी प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म ये भी कहा जाता है। फाइटो प्लाज्मा भी इनको कहा जाता है, जो पादपों में फैलाते हैं। बाद में इसी प्रकार के सूक्ष्म जीव कई प्रकार के पशु पक्षियों में वियुक्त किए गए कि दूषित जल एवं मृदा में मृतोपजीवी सेप्रोफाइट्स होते हैं। मनुष्य एवं जानवरों में अन्य कई प्रकार के रोग फैलाते हैं। इनमें म्यूकस कला पर एक अहानिकारक परजीवी के रूप में भी पाए जाते हैं। विद्यार्थियों, माइकोप्लाज्मा पहले जंतु रोगों से ही संबंधित पाए जाते थे, लेकिन 1967 में जापानी वैज्ञानिकों डोई, टिरेंका, योरो एवं एसोयामा ने ये विवरण दिया कि पादपों में कुर्चिसम, विचिस्ब्रूम, बौनापन, स्टनिंग, बिग बर्ड, येलो टाइप, फिल्लॉइडी यानी पर्णाभथा विषाणु जनित रोग नहीं होकर माइकोप्लाज्मा या माइकोप्लाज्मा सदृश जीवों एमएलओ से होते हैं। तो पादप व्याधिकी वैज्ञानिकों का ध्यान इन नए रोगाणुओं की ओर आकर्षित हुआ। 1967 से अब तक लगभग 300 पादप वंशों में 50 से अधिक इस तरह के रोग निम्नलिखित आधार पर पहचाने गए हैं। यानी पहले ये था कि ये भाई जंतुओं में ही रोग फैलाते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। हम माइकोप्लाज्मा के ही सेकंड लेक्चर में इनके बारे में जानेंगे कि ये पादपों में भी किस प्रकार से रोग फैलाते हैं। तो माइकोप्लाज्मा एक प्रकार से बैक्टीरिया के समूह के ही सूक्ष्म जीव हैं, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, बहुआकृतिक हैं, किसी भी आकृति में ये रह सकते हैं। ये सबसे पहले माइकोप्लाज्मा माइकोइडिस सदस्य के रूप में ज्ञात हुए, जो प्लूरोनिमोनिया रोग फैलाता है। इसी के कारण इनको प्लूरोनिमोनिया सदृश जीव या पीपीएलओ भी कहा गया। विद्यार्थियों, जो माइकोप्लाज्मा है ये इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो अध्ययन करते हैं जब हम, तो रोगित पादपों के रंभ फ्लोएम टिश्यू में निरंतर उपस्थिति दर्शाते हैं, जबकि स्वस्थ पादपों में अनुपस्थित होते हैं। यानी जो फ्लोएम ऊतक होता है उसमें माइकोप्लाज्मा पाए जाएंगे और स्वस्थ जो पादप होंगे उनमें नहीं पाए जाएंगे। रोगवाहक कीट जो कि संक्रमण जीवों का संचारण करते हैं में एमएलओ उपस्थित होते हैं, जबकि असंक्रामक कीटों में अनुपस्थित होते हैं। यानी इनका जो संक्रमण होता है वो कीटों के द्वारा भी होता है।
टेट्रासाइक्लिन प्रतिजैविक प्रयोग तदुपरांत रोगित पौधे स्वस्थ हो जाते हैं एवं पुनः रोग उत्पन्न होने पर उनमें एमएलओ की पुनः प्राप्ति होती है। यानी टेट्रासाइक्लिन जो एंटीबायोटिक है वो इनको नष्ट कर सकता है और रोगित पादपों एवं रोगवाहक कीटों का ऊष्मा उपचार करने पर उनमें एमएलओ समाप्त हो जाते हैं। अब बात करते हैं हम इनका वर्गीकरण और नामकरण। बोरेल एवं उसके सहयोगियों ने नौकार्ड एवं रॉक्स द्वारा गो प्लूरोनिमोनिया रोगित पशुओं से युक्त जीव का सर्वप्रथम द्विनाम एस्टिरोकॉकस माइकोइडिस दिया। यानी इनका भी अन्य जो पादप और जीव होते हैं उसी प्रकार से द्विनाम पद्धति में नाम दिया जाता है। बाद में इन जीवों को माइकोप्लाज्मा एवं बोरेलोमाइसीस वंशों में रखा गया। चूँकि एरिस्टोकॉकस एक शैवालीय वंश था इसलिए अंतर्राष्ट्रीय जीवाणु नामकरण एवं वर्गीकरण संस्था ने 1955 में इस वंश को निरस्त कर दिया तथा अन्य दोनों वंशों को सही माना। 1966 में माइकोप्लाज्मा एवं एमएलओ को जीवाणु से अत्यधिक अलग मानते हुए इनका एक अलग वर्ग मॉलिक्यूट्स का अर्थ होता है नरम, लचीला, रंजक बनाया। इस वर्ग में एक गण माइकोप्लाज्मा टेलीज तथा कुल 3 जो है कुल वो शामिल किए गए। यानी माइकोप्लाज्मा में लगभग 3 कुल हैं जो कौन कौन से हैं। पहला है माइकोप्लाज्मा टेसी। इस कुल में एक वंश माइकोप्लाज्मा है जो सामान्यतया परजीवी होते हैं तथा पादपों, जंतुओं एवं मनुष्य में कई प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा वर्ग है विद्यार्थियों उसमें 3 कुल हैं, 3 फैमिली है। पहला है माइकोप्लाज्मा टेसी। माइकोप्लाज्मा टेसी में एक वंश है माइकोप्लाज्मा जो पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं, पादप, जंतु और मनुष्यों में रोग उत्पन्न करते हैं। इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल की आवश्यकता होती है और इनकी जो कॉलोनी होगी वो एक तले हुए अंडे के घोल के समान होती है। जातियों एवं प्रजातियों की पहचान सीरम या विक्रियाओं के आधार पर की जाती है। दूसरा कुल है एकोले प्लाज्मा टेसी। इसमें भी एक ही वंश है एकोले प्लाज्मा जो मुख्यतः कशेरुकी जंतुओं, दूषित जल, मृदा एवं पादपों में पाया जाता है। यह ज़्यादातर मृतोपजीवी यानी माइकोप्लाज्मा टेसी में तो परजीवी होंगे और ये मृतोपजीवी सेप्रोफाइटिक होंगे एवं स्वतंत्र विचरित फ्री लिविंग होते हैं। इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल्स की आवश्यकता नहीं होती। और तीसरा कुल है विद्यार्थियों स्पिरोप्लाज्मा टेसी। स्पिरोप्लाज्मा टेसी जो है इसमें केवल एक ही वंश है स्पिरोप्लाज्मा। इनकी कोशिकाएं कुंडलीनुमा होती हैं जबकि उनमें आकार को बनाए रखने के लिए कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तरल माध्यम में कोशिकाएं गतिशील होती हैं जबकि उनमें कोई कशाभिका या गति करने के साधन नहीं होते। इसके सदस्य नींबू, मौसमी, संतरा, मक्खा, सदाबहार आदि में रोग फैलाते हैं और ये रोगाणु कीटों द्वारा संचरित होते हैं। अब हम बात करते हैं इनकी प्रकृति और जीवन चक्र के बारे में, यानी इनके सामान्य लक्षण क्या हो सकते हैं। तो विद्यार्थियों नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें प्रकृति और लक्षण की, तो ये वाहित, मनुष्य के मल, दूषित जल, मृदा, सड़े गले पदार्थों एवं पादपों में मृतोपजीवी एवं पादप, जंतु एवं मनुष्य में परजीवी होते हैं। यहाँ हम बात करें अगर पादपों की तो पादपों में फ्लोएम ऊतक की चालनी नलिकाओं एवं फ्लोएम मृदुतक में रहते हैं। डॉय के अनुसार संभवतः फ्लोएम का परासरणी दाब एवं क्षारीयता माइकोप्लाज्मा की वृद्धि के लिए अनुकूलतम वातावरण प्रदान करते हैं। तो पहला लक्षण तो यही है विद्यार्थियों इनका कि ये मृतोपजीवी, परजीवी या स्वतंत्र जीवी भी रह सकते हैं, लेकिन पादपों में ज़्यादातर ये परजीवी के रूप में पाए जाते हैं और पादपों में फ्लोएम मृदुतक में या फ्लोएम की चालनी नलिकाओं में ये उपस्थित होते हैं क्योंकि वहाँ का जो पीएच है या वहाँ का जो परासरणी दाब है वो इनको ठीक रहता है, इनके अनुकूल रहता है। ये प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। दूसरा लक्षण प्रोकैरियोटिक हैं यानी इनमें स्पष्ट केंद्रक और झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं तथा प्राय अंडाकार या गोलाभ समूह बनाते हैं। सूक्ष्मतम कोशिकाओं का व्यास 30 नैनोमीटर तथा बड़ी कोशिकाएं 100 से 500 nm तक होती हैं। तीसरा ये अत्यधिक बहुआकृतिक प्लूरोमॉर्फिक
सूक्ष्म जीव हैं जो कोशिका द्रव्य झिल्ली के लचीलेपन के कारण गोलाभ, शाखी तंतुल, ताराकार अथवा अनियमित पिंड के रूप में मिलते हैं। इनका आकार संवर्धन माध्यम की पोषकता पर भी निर्भर करता है, यानी बहुआकृति किसी भी आकृति में रह सकते हैं, गोल, तंतु, ताराकार, क्योंकि कोशिका भित्ति इनमें नहीं पाई जाती। यह स्वयं की कोशिका भित्ति का निर्माण करने में अक्षम है, अतः इनकी बाह्य परिधि कोशिका द्रव्य झिल्ली की ही बनी होती है। जैसा कि हमने चर्चा की, कोशिका भित्ति का निर्माण इनमें नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात है, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति निर्माण की क्षमता नहीं होती। कोशिकाएं ग्राम अभिरंजन के प्रति ग्राम अग्राही, ग्राम नेगेटिव होती हैं। ये भी महत्वपूर्ण लक्षण है। जीवाणुओं के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि जीवाणुओं को जब अभिरंजित करते हैं, जब उनको रंगते हैं, तो उस आधार पर, अभिरंजन के आधार पर जीवाणु ग्राही और अग्राही, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होते हैं। तो ये भी ग्राम नेगेटिव है। लचीले स्वभाव के कारण इनकी कोशिकाएं ऐसे जीवाणु फिल्टर से छन सकती हैं जिनसे अधिकतर जीवाणु नहीं छाने जा सकते। और इनकी कोशिका में दोनों प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल, डीएनए, आरएनए, राइबोसोम, घुलनशील प्रोटीन एवं रिक्तिकाएँ मिलते हैं, यानी इनमें डीएनए भी पाया जाएगा और आरएनए भी पाया जाएगा। विद्यार्थियों, कुछ माइकोप्लाज्मा में कोशिका द्रव्य झिल्ली में कोलेस्टेरॉल पाया जाता है। साधारणतः सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिकाओं में ही स्टीरोल पाए जाते हैं, तो इनकी वृद्धि के लिए स्टीरोल पोषक की आवश्यकता होती है। और अंतिम इनका लक्षण है कि इनको अजैविक संवर्धन माध्यम, सेल फ्री मीडियम में उगाया जा सकता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। संवर्धित माइकोप्लाज्मा की पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन, सिफेलोसिरिडीन आदि प्रतिजैविकों जो कि कोशिका भित्ति के संश्लेषण की प्रक्रिया को रोकती हैं, के प्रयोग से नष्ट नहीं किया जा सकता। जबकि इस प्रकार के प्रतिजैविक जो कोशिकीय अभिक्रियाओं, मेटाबॉलिक प्रोसेस को प्रभावित करते हैं, जैसे टेट्रासाइक्लिन, इन्हें नष्ट कर देती हैं। विद्यार्थियों, एंटीबायोटिक प्रतिजैविक दो प्रकार के होते हैं। एक तो ऐसे जो कोशिका भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया को रोकते हैं, जिससे कोशिका अपने आप ही नष्ट हो जाएगी। इनमें पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन ये आते हैं। और दूसरे वो होते हैं जो कोशिका में होने वाली उपापचयी अभिक्रियाओं को, मेटाबॉलिक जो प्रोसेस हैं, उनको प्रभावित करते हैं। तो चूंकि इनमें कोशिका भित्ति तो होती ही नहीं है, तो पेनिसिलिन, वैनकोमाइसिन ये इन पे प्रभावी नहीं होंगे। लेकिन टेट्रासाइक्लिन जो इनकी उपापचयी क्रिया को रोक देगा, वो इनके लिए प्रभावी होता है। तो ये टेट्रासाइक्लिन के द्वारा नष्ट होते हैं। तो विद्यार्थियों, आशा है आपको ये पसंद आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।